subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है जन्म कुंडली में अष्टकूट मिलान करना। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में माता पिता जब अपने बच्चों का विवाह तय करते हैं तो उससे पहले लड़का और लड़की की जन्म कुंडली का मैच जरूर करवाते हैं किसी अच्छे ज्योतिष से। ठीक है, तो आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष का सबसे अच्छा और गहरा इस्तेमाल है अपने स्वभाव को जानना और अपने सर्कल में जिनसे हमारा संपर्क होता है उनके स्वभाव को जानना और समझना और उसके हिसाब से अपनी सीमाएं तय करना। अब ये सीमाएं तय करने वाली ही तो बात है, क्योंकि शादी की बात बढ़ाने से पहले माता पिता पे कहते हैं कि पहले हम जन्म कुंडली का मैच देख लें। इसका क्या अर्थ है? इसका गहरे में यही अर्थ है कि वो कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। दोनों एक दूसरे के हिसाब से मेंटली फिजिकली जो एनालाइज किया जाता है ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से, क्या वो कंपैटिबल है कि नहीं है, और उस हिसाब से फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। तो उसी चीज को जानने के लिए आज ये विषय है जन्म कुंडली का अष्टकूट मिलान। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अष्टकूट मिलान के अंदर 8 मुख्य विषय होते हैं। ज्योतिष के अंदर 5 मेन पिलर होते हैं, गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, अष्टक वर्ग, गोचर और एक सब्जेक्ट होता है विवाह, मुहूर्त एवं संतान। अब ये विवाह और संतान टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 8 विषयों का मेन विश्लेषण किया जाता है। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। और जिस सीक्वेंस में ये लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में उतने उतने ही उनके नंबर होते हैं। वर्ण मैचिंग का 1 नंबर होता है, वश्य मैचिंग का 2 नंबर होता है, तारा मैचिंग का 3 नंबर होता है, योनि मैचिंग का 4 नंबर होता है। इसी सीक्वेंस में चलते हुए अंतिम विषय जो है नाड़ी, इसके 8 नंबर होते हैं। इन सभी का यदि हम टोटल करें तो 36 मार्क्स मिलते हैं। तो अब ये अंडरस्टूड है कि कम से कम मिनिमम 18 मार्क्स तो पासिंग चाहिए ही चाहिए जन्म कुंडली मैचिंग के लिए। किताबी ज्ञान ये है, मार्केट में जो ज्योतिष की किताबें आती हैं उसके अंदर ये लिखा होता है कि 18 मैचिंग का विवाह शुभ नहीं माना जाता, लेकिन 18 पासिंग मार्क्स है और ये क्वालिफाइड मार्क्स है। अगर 18 मैचिंग मिलते हैं तब भी विवाह किया जा सकता है, तब भी सक्सेसफुल शादी चलती है। मैंने अभी तक की अपनी लाइफ के अंदर तो बहुत सारे कपल ऐसे देखे हैं। ठीक है, और जिनकी जीवन के अंदर अशांति है, डिससेटिस्फेक्शन है, उनके 30, 28, 32 गुण मिलने के बावजूद भी डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि 36 गुण टोटल है, मैक्सिमम जितने गुण मिले उतने बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अब इस विषय के ऊपर, इन 8 टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको बड़ा ही संक्षिप्त और डिटेल में, संक्षिप्त और गहराई में, डिटेल से मेरा अर्थ है गहराई में समझाने का प्रयत्न करूंगा कम से कम शब्दों में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन 8 विषयों के ऊपर बताने के अलावा मैं एक और जो प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर सीखी गई चीज है उसको भी शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी इसकी क्रिस्प पकड़ में आएगी वीडियो की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टकूट मिलान के अंदर सीक्वेंस में एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे वर्ण की। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि इन 8 विषयों की जो कैलकुलेशन होती है वो मुख्य 2 ही चीजों से होती है। एक जन्म राशि, यानी कि चंद्र किस राशि के ऊपर उस वक्त ट्रांजिट कर रहे थे, दूसरा उस राशि के अंदर किस नक्षत्र में वो थे। तो आज आपको पता लगेगा कि जन्म नक्षत्र और जन्म राशि कितनी इंपॉर्टेंट है भारतीय ज्योतिष के हिसाब से। सबसे पहला विषय है वर्ण। 12 राशियों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, वो वर्ण मैचिंग के हिसाब से लड़की की जन्म राशि क्या है और लड़के की जन्म राशि क्या है, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उनको 1 नंबर या 0 नंबर मिलता है। ये है वर्ण मैचिंग। ठीक है, ये वो है जो नेचुरल एसेंस लेकर जीवात्मा इस संसार में आई है, उस हिसाब से उसको जन्म राशि को कैटेगराइज किया गया 4 वर्णों के अंदर। तो पहला जो विषय है वर्ण। ठीक है, चंद्र राशि से इसका निर्धारण किया जाता है, इसका सिर्फ 1 ही नंबर मिलता है।
अब ठीक इसके ऑपोजिट में आऊंगा सीधा 8वें पॉइंट के ऊपर। ठीक है, 8वें पॉइंट पे आने का मेन लक्ष्य यह है कि जन्म कुंडली मैचिंग में आगे बढ़ने से पहले मेरे हिसाब से सबसे पहले नाड़ी की ही कैलकुलेशन की जानी चाहिए। क्यों? नाड़ी के सबसे अधिक मार्क्स है 8, और इस मैचिंग में या तो स्ट्रेट अवे 8 नंबर मिलते हैं या सीधा 0 नंबर मिलता है। इसमें बीच में कोई रिलैक्सेबिलिटी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता इस कैलकुलेशन में, इस मिलान में। नाड़ी का जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो देखी जाती है जन्म नक्षत्र के हिसाब से। 27 नक्षत्रों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 9 की। ठीक है, और उसके अंदर 3 नाड़ियां सिलेक्ट की गई हैं, 3 नाड़ियों के नाम दिए गए हैं। एक कैटेगरी का नाम है आदि, एक का है मध्य और एक का है अंत्य। जन्म नक्षत्रों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से 3 कैटेगरीज है नाड़ी की। अब वर का क्या नक्षत्र है और वधु का क्या नक्षत्र है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उस हिसाब से उसकी नाड़ी चूज की जाएगी। अब यदि लड़की का जो नाड़ी जन्म नक्षत्र के हिसाब से जो नाड़ी लड़की की है, वही नाड़ी लड़के की नहीं होनी चाहिए, उससे डिफरेंट होनी चाहिए, तो ही नाड़ी मिलान सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, वर और वधु की नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए तो पूरे कंप्लीट 8 मार्क्स मिलेंगे, और यदि वर और वधु की नाड़ी एक ही हुई तो सीधा 0 मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कुंडली मिलान से पहले मेरे हिसाब से नाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि नाड़ी से जो विषय देखा जाता है वो देखा जाता है संतान का। विवाह का एक मेन बिंदु, एक पिलर ये है कि जब आदमी घर में बहू आएगी तो वंश वृद्धि के लिए संतान का तो उत्पन्न होना जायज है ही है, मतलब कि आवश्यक है ही है। इसलिए नाड़ी मैचिंग सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। इसमें 8 के 8 पॉइंट मिलेंगे यदि नाड़ी दोनों की अलग अलग हुई। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य टॉपिक की, जो मेंटल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से चलते हैं ताकि अब कोई सीक्वेंस ना टूटे। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वश्य की। वश्य रिप्रेजेंट करता है व्यक्तित्व को, फिजिकल आइडेंटिटी, आदमी का प्रेजेंटेशन क्या है। तो राशियों के हिसाब से इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 प्रकार की कैटेगराइज इसको किया गया है। द्विपाद, चतुष्पाद, कीट, वंचर, जलचर। अब जैसे जो मीन है और मकर है वो जलचर में काउंट की जाती है, ये जो राशि है जन्म राशि। ठीक है, लड़का या लड़की की जो राशि होगी, मान लीजिए मीन राशि है या मकर राशि है, तो उसको जलचर माना जाएगा। ठीक है, वंचर, सिंह राशि जो हुई, शेर जिसको रिप्रेजेंट करता है, वो राशि वंचर मानी जाती है। ठीक है जी। इसी प्रकार चतुष्पाद है, मेष राशि जो है जिससे मेढ़ा है 4 पैर वाला, तो उसको चतुष्पाद मानते हैं उसको। ठीक है, वृश्चिक कीट में आएगी, जो वृश्चिक राशि हुई आपकी बिच्छू, स्कॉर्पियन। ठीक है, इसी प्रकार द्विपाद है, कन्या हुई, तुला हुई, ये द्विपाद राशि मानी जाती है। इसी प्रकार कंपैटिबिलिटी वर और वधु की जन्म राशि के हिसाब से इसका डिसाइड किया जाता है कि वो आपस में क्या उसकी कंपैटिबिलिटी है, उसके 2 0 जो भी नंबर मिलना है उस हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है तारा। तारा शो करता है वर वधु के मिलन के बाद अगर ये मैच बैठता है तो दोनों कपल का भाग्य कितना साथ देगा, लक का क्या रोल रहेगा। 27 नक्षत्रों के आधार पर इसका चयन किया जाता है। 27 नक्षत्रों में से 9 नक्षत्र डिसाइड किए गए हैं इस मैच को देखने के लिए। इन 9 नक्षत्रों के जो नाम दिए गए हैं वो है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, वध, साधक, मित्र और अति मित्र। लड़की का जन्म नक्षत्र क्या है और लड़के का जन्म नक्षत्र क्या है, वहां से काउंटिंग की जाती है। मान लीजिए लड़की का जन्म नक्षत्र है अश्विनी और लड़के का जन्म नक्षत्र है मूला, तो अश्विनी से मूला तक की गिनती की जाएगी। उस बेस के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन सा नक्षत्र आता है और उस नक्षत्र का क्या नाम है, वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, उस हिसाब से उनका मैचिंग बिठाया जाता है। 3 नंबर की कैलकुलेशन होती है, 3 नंबर में से इसमें से नंबर अलॉट किया जाता है उसको। ठीक है, ये तारा कैलकुलेशन है। इन 8 विषयों के अंदर नाड़ी के अलावा अब जो दूसरे नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है योनि मैच। वैसे दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
किताबी ज्ञान के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वो भकूट माना जाता है। आप भकूट की चर्चा ज्यादा पाओगे किताबों में या प्रैक्टिकल लाइफ में जो सुनने में आती है। नाड़ी और भकूट बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने प्रैक्टिकल अध्ययन किया अपना लाइफ के अंदर, योनि मैच इन पूरे मैचिंग्स के अंदर नाड़ी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है जिनके गुण ज्यादा भी मिलते थे ना, योनि मैचिंग में उनका नंबर कम थे, इस वजह से उनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उन कपल्स के अंदर, जो मैंने पाया उसी का आज जिक्र करता हूं। योनि मैचिंग भी जन्म नक्षत्र बेस्ड होती है, ठीक है। इसके हिसाब से जन्म नक्षत्रों को 13 योनियों में बांटा गया है, जिनके नाम है अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जरा, मार्जार, मूषक, महिष, व्याध, मृग, वानर, नकुल और सिंह। लड़की का जन्म नक्षत्र क्या है और लड़के का जन्म नक्षत्र क्या है, उस हिसाब से उनकी योनि डिसाइड होती है। ये इस योनि में है, ये इस योनि का माना जाएगा। उन दोनों को देखा जाता है, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या है, उस कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उनको 4 में से मार्क्स मिलते हैं। ये है योनि मैचिंग, ठीक है। फुल मार्क्स मिलते हैं या कम मार्क्स मिलते हैं। अगर दोनों की सेम योनि हुई तो कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। ये एक्चुअली फिजिकली अटैचमेंट और फिजिकली रिलेशनशिप के लिए ये कंपैटिबिलिटी की जाती है, लेकिन इसका डीप में जो मेन कारण और मेन जो औचित्य, जो बेनिफिट मैंने देखा वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग देखा है। मेंटल अंडरस्टैंडिंग, योनि मैच जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतने ज्यादा मेंटल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होती है कपल में। अगर उनकी योनि सेम हुई तो फुल 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर मित्र योनि हुई तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और सम हुई तो 2, और शत्रु योनि हुई तो सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, और अति शत्रु हुई तो 0, तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अष्टकूट मिलान के अंदर योनि मैचिंग का, ठीक है। 5वें पॉइंट पे आते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री बताता है व्यक्ति का स्वभाव। चंद्र राशि के हिसाब से इसको देखा जाता है। लड़के की चंद्र राशि क्या है उसका स्वामी, और लड़की की चंद्र राशि क्या है उसका स्वामी। इन दोनों के स्वामी की आपस में मित्रता है कि नहीं मित्रता। जैसे लड़की की राशि है सिंह, स्वामी हो गए सूर्य। लड़के की राशि है धनु या मीन, उसके स्वामी हो गए गुरु। अब सूर्य और गुरु की आपस में मित्रता है, ये शत्रुता है, ठीक है। मित्रता है तो ये अच्छा मैच माना जाएगा, शत्रुता है तो ये अच्छा मैच नहीं माना जाएगा, सम है तो थोड़ा कम अच्छा मैच माना जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक की राशि आ रही है सिंह, सूर्य उसके स्वामी, और एक की राशि आ रही है मकर या कुंभ, उसके स्वामी आ रहे हैं शनि। अब सूर्य शनि की आपस में शत्रुता है, ये इसको शत्रु मानते हैं, ये इसको शत्रु मानते हैं, ये मैच अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ग्रह मैत्री जो है वो जन्म राशि स्वामी से देखी जाती है, दोनों की राशि। इसी पॉइंट में मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था लगन से भी मैचिंग देखी जाए। लड़का लड़की की अगर लड़का लड़की का जब अष्टकूट मिलान कर रहे हैं उसमें अगर लगन को भी देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले हम अष्टकूट मिलान को पूरा करते हैं, उसके बाद उस पॉइंट पे आऊंगा। अब बात करते हैं गण की। एक मैचिंग होती है गण। 27 नक्षत्रों का 27 नक्षत्रों को ही आधार मानकर 9 की 3 कैटेगरीज बनाई गई है, देवगण, राक्षसगण और मनुष्यगण। लड़की का जो जन्म नक्षत्र है, लड़के का जो जन्म नक्षत्र है, दोनों किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मनुष्यगण में, राक्षसगण में या देवगण में, उस हिसाब से उसके नंबर मिले जाते हैं। जो सेम गण के होंगे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, शत्रु उसमें एंटी होंगे, मान लीजिए देव और राक्षस एंटी हो गए, कम मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। राक्षस मनुष्य का भी मैच ठीक है चलो, और मनुष्य देव का भी ठीक है, बट राक्षस और देव का मैच बिल्कुल ही अपोजिट माना जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो गण का मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भुकूट की। भुकूट को देखा जाता है चंद्र राशि के हिसाब से। चंद्र राशि के हिसाब से भुकूट मिलान किया जाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि दोनों में से एक की जन्म राशि जो है दूसरे की जन्म राशि वहां से 6ठी या 8वीं नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, 6-8 का नहीं आना चाहिए, 9-5 का नहीं आना चाहिए, 12-2 का नहीं आना चाहिए। मान लीजिए लड़की की जन्म कुंडली में उसकी जो चंद्र बैठे हैं वो मेष राशि में बैठे हैं, तो पहली राशि, तो पहला जो पॉइंट है वो मेष राशि हुई लड़की की, ठीक है। और जो लड़का है, लड़के की राशि उस केस में जन्म राशि 6ठी नहीं होनी चाहिए, कन्या राशि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक की मेष है तो जो कन्या है वो 6ठे नंबर पे पड़ी, वहां से 6 की दूरी पे पड़ी है वो राशि। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या,
6 का कॉम्बिनेशन बैठा। और यदि मैं कन्या से गिनूं मेष को तो वो 8 बैठेगी। आप देखना, मान लीजिए कन्या से मैं गिनता हूं, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। ठीक है, तो आठवीं आठवीं बैठी, यानी कि कन्या से गिनता हूं लड़की की राशि तो 8वीं बनती है, और लड़की की राशि क्योंकि मेष है उससे अगर गिनता हूं लड़के की राशि तो कन्या, तो 6-8 का कॉम्बिनेशन आता है। यह कॉम्बिनेशन नहीं बैठना चाहिए। इसी प्रकार 9-5 का कॉम्बिनेशन नहीं बैठना चाहिए। एक की जन्म राशि जो है वहां से लड़के की दूसरे कंपेनियन की जो राशि है वो 9वें नंबर पे नहीं बैठनी चाहिए। अगर 9वें पे बन गई तो दूसरे की ऑटोमेटिकली 5वें पे पड़ेगी, और अगर एक की 12वें पे पड़ गई तो दूसरे की ऑटोमेटिकली 2 पे पड़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठना चाहिए 6-8 का, 9-5 का, 12-2 का। ठीक है, नाड़ी को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये है अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान के हिसाब से जो नंबर बनते हैं उसका टोटल किया जाता है 36 में। 18 से ऊपर जो भी नंबर आएंगे वो अति शुभ माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जन्म कुंडली मिलान के 2 मुख्य बिंदु और बताने जा रहा हूं जो किताबों में आपको कम मिलेंगे। एक तो किताबों में मिल सकता है, लेकिन दूसरा जो है वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। इसको मैं अब रब कर रहा हूं, उसको बोर्ड पे आपको समझाएंगे। वर और वधु की जन्म कुंडली के अंदर जो दूसरा पॉइंट देखने वाला अष्टकूट मिलान के अलावा वो है भाव भावेश। सप्तम भाव और सप्तमेश, 7th का लॉर्ड। ठीक है, द्वादश भाव और द्वादशेश, 12th का लॉर्ड। फिर हम आएंगे दूसरा भाव द्वितीयेश, 2nd हाउस का लॉर्ड। ठीक है, फिर हम आएंगे पंचम भाव, 5th हाउस और पंचमेश, और लास्ट में हम आएंगे अष्टम भाव, 8th लॉर्ड, अष्टमेश। ठीक है दोस्तों, अष्टकूट मिलान करने के अलावा इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखा जाए, इनके भाव और भावेशों को जरूर नोट किया जाए। सप्तम भाव सप्तमेश कहां है? सप्तम भाव में देखना क्या है? सप्तम भाव में यह देखना है, जैसे ये हमने हॉरोस्कोप बना लिया, सप्तम भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, है या नहीं है ये देखना है। इसके ऊपर मंगल की, शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि है कि नहीं है, ये चीज नोट करनी है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो इसको 0 नंबर दिया जाए। भावेश, सप्तम का लॉर्ड कहां गया है? सप्तम का लॉर्ड जहां भी बैठा है उसके ऊपर मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि है या नहीं है, तो उसका नंबर दिया जाए। अगर उसके ऊपर दृष्टि है तो 0 मार्क्स, अगर नहीं है तो उसको 1 मार्क्स दे दिए जाए। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे देखेंगे द्वादश भाव को। द्वादश भाव के ऊपर मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि है कि नहीं है, और द्वादश शेष के ऊपर 12th का लॉर्ड जहां पर गया उनके ऊपर दृष्टि है कि नहीं है। उसी हिसाब से इनको मार्क्स देंगे। 1 1 0 0 0 1 0 1 जो भी है ये चार्ट बनेगा उस हिसाब से। ठीक है, सबसे अष्टम भाव को देख लेते हैं। अष्टम भाव के ऊपर मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठा उसके ऊपर मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि है कि नहीं है, उस हिसाब से इनको नंबर दे दिया जाएगा। यदि पाप ग्रह की दृष्टि है तो 0 नंबर, और यदि दृष्टि नहीं है, बच गए, तो 1 नंबर। ठीक है, और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो समझ लो 2 नंबर, तो उसको 2 नंबर मान लीजिए जाए। ठीक है, तो यह पॉइंट क्लियर किया जाए। अब दूसरा पॉइंट, कन्या की जन्म कुंडली के अंदर विवाह का कारक ग्रह है गुरु। ठीक है, कन्या की जन्म कुंडली के अंदर गुरु जो है वो विवाह के कारक ग्रह है, और जो लड़का है, लड़के की जन्म कुंडली के अंदर जो विवाह का कारक ग्रह है वो है शुक्र। दोनों की जन्म कुंडली के अंदर देखना है कि गुरु के ऊपर और शुक्र के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं है। ठीक है, अगर इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो मार्क्स 0 है, और यदि इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो 1 1 नंबर इसका दिया जाए। ये कैलकुलेशन है मेन।
ठीक है, जिंदगी का और लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे ज्योतिष की पढ़ाई के दरमियान जो हमें हासिल हुआ अपने गुरुजनों से। दो बातों का खास ध्यान रखा जाए। नंबर 1, परिवार जब आपस में कन्या और लड़के के विवाह के बारे में बात करते हैं तो डाइट की बात तो क्लियर होती है कि फैमिली वेजिटेरियन है, खाना पीना किस प्रकार का है, ठीक है, खाना आप शाकाहारी भोजन खाते हैं या मांसाहारी खाना खाते हैं, ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए, ये कर लेनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए। मान लीजिए लड़का नॉन वेजिटेरियन है, लड़की नॉन वेजिटेरियन है, तो ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमारी बेटी नॉन वेज खाती है या हमारा बेटा नॉन वेज खाता है, घर में बनता है कि नहीं बनता। क्योंकि ये बातें सुनने में बड़ी छोटी सी लगती हो, लेकिन बात के अंदर ये बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और जो फैमिली डिस्प्यूट का कारण बनती है। और जीवन में हर मुसीबत की जो जड़ है वो है वैचारिक मतभेद। आप कुछ भी ले लीजिए, परिवार ले लीजिए, अड़ोस पड़ोस ले लीजिए, वर्क प्लेस ले लीजिए, रिश्तेदारी ले लीजिए, जहां वैचारिक मतभेद होता है वही मनमुटाव होते हैं और सारी बीमारियां वहीं से पनपती है। इसलिए वैचारिक मतभेद से जितना ज्यादा बचा जा सके उतनी कोशिश होनी चाहिए, उतना प्रयत्न होना चाहिए। खाने के पॉइंट क्लियर होना चाहिए दोनों फैमिलीज को कि बच्चों का खाना किस प्रकार का है, घर में खाना किस प्रकार का बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, इसका मैं नाम ले रहा हूं धर्म। अब ये धर्म वर्ड को यूज करके समझकर कोई कंजर्वेटिव सोच में आप ना पड़े, इसको बड़ा ओपन माइंड से। धर्म का मतलब है कि किन रिचुअल्स को, किन परंपराओं को आप मानते हैं, किन को फॉलो करते हैं, ठीक है। लड़का लड़की के परिवार के अंदर किस धर्म को अपनाया गया है, कौन सी परंपराओं को फॉलो किया गया है, क्योंकि वो उनके संस्कारों में बस चुकी होती है, वो उनके मनोमय कोश में बस चुकी होती है, उसका संस्कार जीवन में पड़ चुका होता है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों फैमिलियों की कंपैटिबिलिटी शादी के बाद बहुत बेहतर तरीके से चले। आज की वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि संक्षिप्त शब्दों में आपको गहराई से इस बात को समझा सकूं। और आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और इन 8 विषयों के ऊपर जो मैंने आपको बताया अष्टकूट मिलान में, अगर किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मुझे कमेंट आए 10 या 15-20 कमेंट अगर आए तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्ण।